नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत इम्फाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना प्रमुख ने बताया इसे बड़ी उपलब्धि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, ड्रोन हमला करने वालों को समुद्र तल से भी ढूंढ कर करेंगे सख्त कार्रवाई। मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए भारतीय नौसेना ने बढ़ाई समुद्र की निगरानी। वीर बाल दिवस पर सिख गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों के अमर बलिदान को समर्पित दिल्ली के भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबजादों के बलिदान को बताया राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय। हिंदू धर्म को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, ईडी गठबंधन के नेता संस्कार नहीं समझेंगे क्योंकि उनके विचार तुष्टीकरण पर हैं आधारित। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज आज से शुरू। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। भारतीय टीम की खराब शुरुआत। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस इम्फाल आज भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। आईएनएस इम्फाल नौसेना में कमीशन होने का कार्यक्रम मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता और इसके निर्माण में शामिल सभी हितधारकों की मेहनत, लगन और समर्पण को दिखाता है। आईएनएस इम्फाल का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का यह जीता जागता प्रमाण है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एमडीएल एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत, लगन और समर्पण को भी दर्शाता है। आईएनएस इम्फाल की कमीशनिंग भारत की नौसैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और ड्रोन हमलों के कुछ दिनों बाद भारत के तट पर वाणिज्यिक जहाज के क्षतिग्रस्त होने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। उन्होंने अरब सागर में बढ़ रही गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए एमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में एमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और वहीं इस अवसर पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि आईएनएस इम्फाल न केवल समुद्र में या उससे उत्पन्न होने वाले भौतिक खतरों से निपटेगा, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एकीकृत भारत की ताकत को प्रदर्शन करने का माध्यम बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी
और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी क्रूरता और भारत की संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ दो निडर बालकों ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी। साल 2022 में प्रधानमंत्री ने पहल की, जिसके बाद 26 दिसंबर को अतुलनीय बलिदान, साहस और वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर याद किए जाना शुरू हुआ। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ई दिन के हेत, पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। प्रधानमंत्री ने युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा, तब तक दुनिया ने भी प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन अब समय बदला है और दुनिया भारत की ओर आशा उम्मीदों के साथ देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए अमर बलिदान प्रेरणा है। आज के भारत के लिए साहिबजादों का बलिदान राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय है। आज के भारत में भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान, गोविंद गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेरणा देता है। और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है, तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है, सम्मान देती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता स्थित गुरुद्वारा श्री बड़ी संगत साहिब में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा को गुरु नानक देव जी के व गुरु तेग बहादुर जी के संगत का आशीष प्राप्त है। अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि वीर बाल दिवस के दिन यहां सत्संग सुनना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों द्वारा छोटी उम्र में ही धर्म और सत्य की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान युगों युगों तक हम सभी को प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वीर बाल दिवस के अवसर पर बंगला साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है और साहिबजादों को नमन किया जा रहा है। युवा उनके बलिदान से बहुत कुछ सीख सकते हैं और विकसित भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। 26 दिसंबर आज देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि साहसी वीर बालकों के लिए और विशेष तौर पर साहबजादों की शहादत को देश और दुनिया नमन कर रही है। आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से बहुत कुछ सीखने के लिए है और आज की युवा पीढ़ी को योगदान देने के लिए कहा ताकि विकसित भारत बनाए। आज पूरे भारत के युवाओं से कहा है कि नशा छोड़ें, खेलों को अपनाएं, फिट इंडिया को बढ़ावा दें और ड्रग्स फ्री इंडिया करें।
वीर बाल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गुरुद्वारे में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वागत किया और मत्था टेका। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीर बाल दिवस के अवसर पर पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने गुरुद्वारा साहिब अमीरपेट में वीर बाल दिवस रैली में भाग लिया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इससे पहले सियासत भी चरम पर है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद समारोह में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। देश के अंदर सत्ता को, सरकार को, उसकी कोई एक धार्मिक ये एफिलिएशन नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड होने की जगह उसकी राजनीतिकरण जो हो रही है इस पूरी की पूरी इनॉग्रेशन के लिए, उससे हमारी ये आपत्तिजनक, इसलिए हम वहाँ पे भाग नहीं लेंगे इस इनॉग्रेशन। और वहीं वृंदा करात ने कहा है कि हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। करात ने कहा है कि हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वे एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है, ये सही नहीं है। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं। और वहीं इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने माकपा नेताओं पर निशाना साधा। विनोद बंसल ने अपने ट्वीट में लिखा, जिनका नाम सीताराम नहीं जाएंगे अयोध्या धाम। राजनीतिक विरोध तो समझ आता है, किंतु अपने नाम से भी इतनी घृणा किसी को हो, वो तो कम्युनिस्ट ही हो सकता है। द्वेष राम से है या स्वयं के नाम से है, बताना तो बनता है। राम मंदिर का निर्माण भाजपा के लिए एक प्रमुख मुद्दा रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वृंदा करात पर पलटवार करते हुए कहा, निमंत्रण सभी के लिए भेजे गए हैं, लेकिन केवल वे ही आएंगे जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। मेरे को एक रामचरितमानस की चौपाई की पंक्ति याद आ रही है, कोई न वही जो राम रचि राखा। तो जो हरी इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही राम चाहेंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी नेताओं के निमंत्रण पर दिए जा रहे बयान को भगवान राम का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि राम के अपमान का जवाब जनता चुनाव में देगी। जिन्होंने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन जो लोग पहले से राम जी का मंदिर बनना ही नहीं देना चाहते थे, जो अपने अपने कमरों में बैठ करके ये राम मंदिर कैसे बन गया रो रहे हैं, वो आएंगे भी नहीं, उनको आना ही नहीं है। तो उनको पॉलिटिसाइज शब्द से नफरत नहीं है, उनको नफरत है भगवान राम के उस मंदिर से। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को ये देश पहचान रहा है और 2024 में इस अलायंस को जो जो जुड़ा है वो बताएगा कि भगवान राम का मंदिर बनने के बाद भी, आपको इनविटेशन देने के बाद भी आपको इसका विरोध करना है, देश की जनता जवाब देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि उनकी विचारधारा तुष्टीकरण पर आधारित है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया और कहा हिंदू धर्म को एक धोखा है। उन्होंने कहा
कि जब भी वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता और वोट के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब अखिलेश यादव को देना है। परंतु वो तो हिंदू को, सनातन को गाली निकालते हैं। वो तो यही कहते हैं कि राम हुए नहीं, तो इसका उत्तर तो अखिलेश यादव को देना है। और वहीं इसके अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सनातन धर्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। आज श्री अयोध्या धाम में हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी, पूज्य राजू दास जी महाराज, और कहते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना हनुमान जी महाराज के दर्शन किए भगवान श्री रामलला के दर्शन करने का जो आनंद है वो पूर्ण नहीं मिलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज के दर्शन करके अब रामलला के दर्शन के लिए चल रहे हैं और स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या, विकसित अयोध्या की तैयारी है। देखिए, पापियों का सर्वनाश तो कहते हैं ना, भगवान की जो लाठी होती है उसकी चोट दिखाई नहीं पड़ती है। जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। जैसे जो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो कभी सनातन के विरोधी हो जाते हैं, कभी सनातन के समर्थक हो जाते हैं। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दो गालियां दी। उन्होंने हिंदुइज्म को धोखा कहा है, उन्होंने इसको धंधा भी कहा है, और धोखा और धंधा कहने के बाद में वो समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता बने हुए हैं। इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी उनके मुख से ये सब कहलवा करके हिंदू समाज में बिखराव और मुस्लिम वोट इकट्ठा करने का षड्यंत्र रच रही है। ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। और अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उन्होंने ऐसे बयान देने से मना किया था, लेकिन वो अखिलेश यादव की भी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के विरोधी हैं। ये भाषा बोलता है जिससे कि हिंदू नाराज हों, ब्राह्मण नाराज हों और सभी लोग नाराज हो जाएं, इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। जबकि स्वयं अखिलेश जी ने कहा कि नहीं, किसी भी जात, किसी भी धर्म और किसी भी बात का मौर्य जी आप इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। उसके बाद भी बोल रहा है और फिर भी नहीं मानता है। और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरा देश उत्साहित है। इससे भगवान राम की एक झलक पाने के लिए अभी से देश दुनिया के श्रद्धालु उमड़ने शुरू हो चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी राममय हो चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग अगले साल 15 जनवरी को अपनी स्थापना के 150वें साल में प्रवेश करेगा। विभाग की स्थापना के 150 साल पूरे होने के मौके पर 15 जनवरी 2024 से 15 जनवरी 2025 तक देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में आज पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में भारत मौसम विज्ञान विभाग का लोगो जारी किया। किरण रिजिजू ने इस मौके पर कहा कि 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में विज्ञान क्षेत्र की काफी अहम भूमिका होगी।
उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अगले 25 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, जो अमृतकाल के दौरान प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप होगा। When Honorable Prime Minister said that we have to become Atmanirbhar by 2047 completely, thereby making India a fully developed nation, which means that in the field of science, we are going to play very critical roles. So, in our ministry, we are working out, all our centers are planning the 25 years vision document. I am very proud that all our centers under the Ministry of Earth Sciences have prepared vision document for 25 years, which is to go along with the objective set by the Honorable Prime Minister for this Amrit Kal of 25 years period. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान में क्षमता विस्तार की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि लोक चिकित्सा के पास हजारों वर्षों से मानवता को ठीक करने की एक समृद्ध विरासत है। यह हमारे समुदायों के बीच बना हुआ है और पीढ़ियों को उनके जीवन को समृद्ध बनाने में मदद कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा देश के अंदर पहला फॉक मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनी है पासीघाट में, पहला। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जितना भी सारे हिंदुस्तान में, सारे 6 लाख गाँव में जितने भी हमारा ट्रेडिशनल हीलर्स है, प्रैक्टिशनर है, उनको विशेष रूप से बड़े एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना शक्ति दिखाने का, और इस पर रिसर्च होगा, साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किया जाएगा, ताकि दुनिया के बाजार में सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में देश का अलग अलग प्रांतों का साथ अरुणाचल का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हीलर को भी मौका मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक कर रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ ममता बनर्जी को मात देने पर मंथन हो रहा है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने काली पीठ शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के साथ ही आईटी और सोशल मीडिया मीट में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। तेलंगाना के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू भी मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी। चक्रवात मिचोंग के बाद दक्षिणी तमिलनाडु में आई भीषण बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए तमिलनाडु के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण ने जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थुथुकुडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुरिंजी नगर का दौरा किया। गौरतलब है कि हाल ही में निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार भारी बारिश से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र ने दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से पहले ही राज्य आपदा मोचन बल के तहत राज्य का 900 करोड़ रुपए का हिस्सा 2 किश्तों में जारी कर दिया था। दूसरी किश्त 12 दिसंबर को बारिश से पहले जारी की गई थी। खेल की खबरों की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 6 विकेट खोकर 165 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर रबाडा का शिकार बने। इसके बाद
नांद्रे बर्गर ने भारत को 2 झटके दिए। बर्गर ने यशस्वी जायसवाल को 17 और शुभमन गिल को 2 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया है। हालांकि ताज़ा समाचार मिलने तक 7 विकेट हो चुके हैं और 24 रन पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही भारतीय पारी को विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने संभाला और चौथे विकेट के लिए 68 रन जोड़े। श्रेयस अय्यर को 31 के स्कोर पर रबाडा ने आउट किया। वहीं विराट कोहली भी 38 रन बनाकर रबाडा का शिकार बने। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।